हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने हरियाणा में जो जेबीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि मेवात कैडर की हैं और ऑलमोस्ट 1500 वैकेंसी हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वो 21 अगस्त तक है, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। सो फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो सर्वर है वो भी डाउन चला जाता है। तो ठीक है, अपने फॉर्म को जल्दी से टाइम से फिल कर दीजिए। और अपनी उस वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मैं डेली आप लोगों के लिए PRT की जो वैकेंसीज़ है, जो इसका एग्ज़ाम होना है, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के हैं, मैं डेली आपके लिए एक वीडियो ज़रूर डालूँगी, ठीक है। तो आज से हम अपनी उसी PRT की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट को रखा है और इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समास। उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसको हम इतने इजी तरीके से सीखेंगे कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट एग्ज़ाम में या कभी भी हमें समास को दोबारा से डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमें दोबारा समास को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई एम श्योर, लेकिन आपको ये है कि इस वीडियो को अच्छे से और पूरा देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। तो जो समास है वो आपका इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जहाँ भी आपके एग्ज़ाम में हिंदी का पोर्शन आता है वहाँ पर समास से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। या तो इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर कोई आपको शब्द दे दिया जाता है तो आपको इसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है समास। इसको हम बहुत ही ईजी वे में ट्रिकी तरीके से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो समास है इसकी परिभाषा को देखते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो शब्दों का जोड़ होगा और दोनों ही शब्द सार्थक होंगे, ठीक है, मतलब दोनों का एक मीनिंग होगा। या फिर दो या दो से अधिक शब्दों का जो परस्पर संबंध बताए उन शब्दों को भी हम समास कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शब्द लेते हैं, जैसे कि आपका है यथा प्लस संभव या यथा संभव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यथा के अनुसार और संभव जो चीज़ संभव हो, ठीक है। इस तरीके से दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक सार्थक अर्थ है। तो उन्हीं सार्थक शब्दों को जब हम आपस में जोड़ते हैं और एक तीसरा शब्द निकल कर आता है तो उसी को हम समास बोलते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनकर आता है उसको हम समास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा रहेगी, आपको उसको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं, फिर आते हैं इसके भेद, मतलब इसके टाइप्स, ठीक है। तो जो समास है इसके 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुविधेय समास, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि समास के कितने भेद होते हैं, या आपको 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे कि इनमें से बताइए समास का कौन सा भेद है, ठीक है। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रहे समास के कितने टाइप्स होते हैं, 6। और अब इनको याद करने की भी एक ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए ट्रिक है आपकी, अब तुम कद्दू बनाओ। थोड़ा फ़नी है लेकिन हमें सिर्फ याद करना है, हमारा पर्पस याद करना है। तो हम किसी भी तरीके से ट्रिक को बनाकर रिलेट करके हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। देखिए ये है, अब तुम कद्दू बनाओ। इसमें क्या है, आपको अ, त, क, द, प, ठीक है। ये आपके 6 टाइप हो जाएंगे। अ से बनेगा आपका अव्ययभाव समास, त से बनेगा आपका तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और फिर द से द्विगु समास और लास्ट में ब से बनेगा आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समास के 6 टाइप याद हो जाएंगे। अब तुम कद्दू बनाओ, आपको ये ट्रिक याद रहेगी हमेशा। अब डिस्कस करते हैं जो हमारा पहला समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा है वो है जिसमें पहला शब्द अवयव हो, ठीक है। यानी कि प्रत्येक उपसर्ग वाला जो शब्द होगा वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। यानी कि अब देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक फुल वीडियो बाद में लेकर आएंगे। फ़िलहाल आप
बस इतना जान लीजिए कि जो उपसर्ग है वो आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, ठीक है, यानी कि आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि अव्ययी भाव वो होता है जिसके सामने उपसर्ग लगा हो, ठीक है। जैसे आपके कई उपसर्ग होते हैं, उनमें से कुछ हैं अनु, निर, यथा, प्रति, प्र, आ, भर। ये कुछ आपके उपसर्ग हैं जो कि किसी शब्द के आगे लगते हैं। जैसे अनुरूप, अनु प्लस रूप, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है। यानी कि समास शब्द का विग्रह करके ही हम समास का पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिदिन, प्रति जमा दिन, यथासंभव, यथासंभव, आजन, आजमजन, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपने ये देखे हैं यहाँ सामने, ये सभी क्या हैं, आपके उपसर्ग हैं जो कि शब्द के आगे लगे हुए हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जिस शब्द में आपका उपसर्ग आ जाए वो आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास में एक चीज़ और है कि इसमें योजक चिन्ह का यूज़ होगा, ठीक है। दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये यहाँ पर दिन और दिन, दिन और फिर योजक चिन्ह है आपका, फिर दिन है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसा ही शब्द आपको द्वंद्व समास में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि द्वंद्व में क्या होता है, ये शब्द एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि विलोम शब्दों का यूज़ किया गया होगा। लेकिन जो आपका अव्ययी भाव समास है उसके अंदर जो शब्द होंगे योजक के साथ, वो दोनों मतलब सेम सेम होंगे, ठीक है। ये आपको चीज़ बस ध्यान रखनी है, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत बड़ा है कि अगर आपको क्वेश्चन में से पूछा जाए, आपको ऐसे दिन, दिन और योजक चिन्ह और रात ऐसे दे दिया जाए, लेकिन अगर आप उसको अव्ययी भाव समझकर टिक कर दोगे तो वो गलत रहेगा, क्योंकि दिन रात दोनों ही अपोजिट हैं, दोनों ही विलोम शब्द है। तो अगर विलोम शब्द आए तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। अगर विलोम शब्द ना आकर योजक के साथ सेम सेम शब्द आए तो वो क्या होगा, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें क्या है, पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब इसमें सेकंड जो पद होगा आपका, उत्तर पद जो कहलाता है, वो आपका इम्पोर्टेंट होगा। जहाँ कारक समास का कारक नहीं, जहाँ पर समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आपको मिले, ठीक है, उसकी विभक्ति आपको हो, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्ह आपके का, के लिए, में, से, पर आदि, ठीक है। ये सब आपके क्या है, कारक चिन्ह है, जो कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं। देखिए हमारे यहाँ पर अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि तत्पुरुष समास के आगे कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। खुद समास का पार्ट है तत्पुरुष समास, ठीक है, और तत्पुरुष समास के भी आगे 6 पार्ट होते हैं, 6 भेद होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। वैसे तो जो कारक हम शुरू से पढ़ते आए हैं वो मतलब 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे स्पेशली क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि तत्पुरुष समास कितने होते हैं, तो आप उसके 6 ही भाग बताओगे, 6 ही भेद बताओगे, ठीक है। आंसर आपका 6 रहेगा। यहाँ पर पहला आपका जो एक सेकेंड, यहाँ पर आपका जो पहला पार्ट है वो है कर्म तत्पुरुष, ठीक है। कर हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबोधन का के की, अधिकरण में पर, और एक संबोधन आता है हे, अरे, ओ, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको उसी बस ट्रिक को याद करते हुए उसको ध्यान में रखना है कि अगर कर्म तत्पुरुष है तो वहाँ पर को होगा, करण तत्पुरुष है तो वहाँ पर से होगा, संप्रदान है तो वहाँ पर के लिए होगा, अपादान है तो वहाँ पर से अलग, मतलब आपको अलगाव की फीलिंग वहाँ पर आनी चाहिए। संबंध तत्पुरुष है तो क्या होगा, का के की होगा। अधिकरण है तो में या फिर पर, ठीक है। ये आपको इसके जो कारक हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं, ये उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप तत्पुरुष समास का क्या है पता लगा पाओगे कि ये कौन सा समास है। जैसे कर्म तत्पुरुष में जो इसका चिन्ह होता वो होता है को, ठीक है, यानी कि यश प्राप्त, जैसे यश को प्राप्त, यहाँ पर को आया, ठीक है। तो ये कौन सा समास है, ये कर्म तत्पुरुष समास है। करण में क्या होगा, से, मन चाहा, यानी कि मन से चाहा। संप्रदान, पाठशाला, यानी कि संप्रदान के लिए क्या होता है, के लिए, ठीक है। तो यहाँ यूज़ हुआ है पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अपादान, अपादान का मतलब होता है अलगाव, कहीं किसी से जब जुदाई की विभक्ति हो,
ठीक है। जैसे गुणहीन, गुणों से हीन, मतलब उसके पास गुण नहीं है, वो गुणों से बिल्कुल दूर है, अलगाव है उसका, ठीक है। फिर है आपका संबंध, संबंध में सिंपल है का, के, की। तो भारत रत्न यानी कि भारत का रत्न। अधिकरण, अधिकरण में होता है में पर, में और पर, ये दोनों चीज़ें होती हैं। आप बीती, आप पर बीती। नीति निपुण, नीति में निपुण, ठीक है। ये आपका तत्पुरुष समास रहेगा, जिसके कि आपके 6 पार्ट्स हैं। जिसमें भी आपको कारक चिन्ह मिले वो ही आपका तत्पुरुष समास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा, जिसमें पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा, यानी विशेषता बताने वाला। जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए उसे कर्मधारय समास बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरे पद की तुलना करें। आपका यहाँ पर ट्रिकी जो वर्ड है वो रहेगा है जो के समान, यानी कि जहाँ आपको ये 2 शब्द मिले वहाँ पर समझिए आपका कर्मधारय समास है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अधमरा, आधा है जो मरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए है जो लगा हुआ है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो। नील कमल, नीला है जो कमल, है जो। कमल चरण, कमल के समान चरण, ठीक है। यहाँ पर के समान या है जो एक कंपैरिजन भी हो रहा है कि जो महान है, ठीक है, वो पुरुष जो कि महान है, ठीक है। इस तरीके से कंपैरिजन भी हो रहा है। और क्या है जो शब्द का यूज़ हुआ है और के समान शब्द का यूज़ हुआ है, तो यही इसकी ट्रिक है। इसी को क्या है, कर्मधारय समास कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व यानी कि एक तरीके से आप इसको वैसे सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। द्वंद्व मतलब जब द्वंद्व होता है 2 चीज़ों में, ठीक है, मतलब एक का मुख अपोजिट, दूसरे का अपोजिट, उन दोनों में मतलब कभी बन नहीं रही है, वो एकदम अपोजिट है, तो वहीं पर द्वंद्व शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तरह से युद्ध टाइप आप बोल सकते हो, तो वैसे आप इसको याद कर सकते हो। देखिए, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, मतलब अपनी अपनी बात को दोनों रख रहे हैं, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों शब्द विपरीत होते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह होता है अव्यय विभाव समास की तरह, लेकिन वहाँ पर इक्वल थे दोनों शब्द, और यहाँ पर क्या है, दोनों अपोजिट होंगे। इसमें और की विभक्ति होती है, मतलब इसमें और शब्द लगा होता है। यदि दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो, शब्द का विग्रह करने पर ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर और, एवं, या इन शब्दों का यूज़ हो तो वही आपका द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, देखिए दाल और रोटी दोनों अपोजिट हैं, सेम नहीं है। खरा खोटा, या तो खरा या फिर खोटा, ठीक है। यहाँ पर या शब्द लगा है, और लगा है। सुख दुख, सुख और दुख। छल कपट, छल और कपट। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है। यानी कि जहाँ पर 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए, और आए, या आए, एवं आए, ठीक है, और दोनों ही शब्द एक दूसरे के अपोजिट हो, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु बहुत ही सिंपल है, जिसमें पहला पद, पूर्व पद या फिर प्रथम पद, तीनों एक ही बात है, संख्यावाचक हो या फिर किसी समूह का आपको पता चले, तो वहाँ पर क्या है, द्विगु समास होगा। इसमें संख्या की प्रधानता होती है, ठीक है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ठीक है। जहाँ पर भी आपको संख्या मिले, विग्रह करने पर आपको संख्या अलग मिले, और जो दूसरा शब्द आपने विग्रह किया है उसका भी एक मीनिंग बने, तब जाकर वहाँ पर आपको द्विगु समास को टिक करना है, ठीक है। आपका आंसर जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, ठीक है। जिसमें कोई भी पद की प्रधानता ना हो, मतलब जो पूर्व पद है वो भी प्रधान ना हो और जो उत्तर पद है वो भी प्रधान ना हो, लेकिन वो दोनों मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बना दे। आप इसको की तरीके से कैसे याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पर बहुव्रीहि है, बहू, यहाँ पर बहू शब्द है। बहू मीन्स क्या होता है कि जब किसी घर में कोई बहू आती है तो इट मीन्स वो बाहर से आई है, मतलब वो थर्ड पर्सन है फ़िलहाल, जब तक वो घर में एक फैमिली का पूरी तरीके से हिस्सा नहीं बन जाती, उससे पहले तो मतलब सबको यही रहता है कि वो थर्ड मतलब बाहर से आई है, ठीक है। यानी कि बहू, बहू जो है वो बाहर से आई है, तो वो कोई थर्ड पर्सन है, मतलब ना तो वो घर की मेंबर है अभी, वो बाहर से है, तो इस तरीके से वैसे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट आपको भगवान के नाम मिलेंगे, मतलब आपको उनसे रिलेटेड कोई विशेषता मिलेगी, फिर आप उससे समझ जाओगे कि हाँ ये किस भगवान का नाम है, तो ये यहाँ पर ज़्यादातर होता है। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, तो मृत्यु को जीतने वाला कौन है, वो आप सभी को पता है, वो है शंकर जी, ठीक है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले कौन है, वो है श्री कृष्ण जी। दशानन, दश है आनंद जिसके, मतलब जो 10 सर वाला है वो कौन है, वो है रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी
वो कौन है, हमारे गणेश जी हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है, यहाँ पर आपके कोई भी जो पहला पद है दूसरा पद है वो दोनों के बारे में बात हुई ही नहीं है, मतलब उन दोनों की कोई प्रधानता नहीं है। तीसरा शब्द जो निकल कर आता है, जैसे शंकर, यहाँ पर शंकर निकल कर आया, यहाँ पर श्री कृष्ण जी आए, यहाँ पे रावण, यहाँ पे गणेश जी। तो ये जो तीसरा शब्द निकल कर आया यही आपको बहुब्रेय समास की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये आपका बहुब्रेय समास है। यहाँ आपके समास के जो टाइप्स हैं वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए जाते जाते एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं, बस एक एक लाइन में इनको देख लेते हैं। समास की परिभाषा क्या है, जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से नया शब्द बनकर आता है उसको समास बोलते हैं। ठीक है, समास के क्या है टाइप, कितने हैं, 6 टाइप हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रेय समास, ये आपके 6 टाइप रहेंगे। इनको याद करने का क्या है, अब तुम कद्दू बनाओ, ये एक ट्रिक है, तो इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हो। फिर है आपका जो पहला समास का पार्ट है, भेद है, वो है अव्ययी भाव समास। अवयवी मतलब अ से क्या है, जो आगे रहता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ऐसे याद कर सकते हो, मतलब जिसमें पहले पद की प्रधानता हो। ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि जिसमें उपसर्ग लगे हों, तो उपसर्ग वाले जितने भी शब्द हैं या फिर पहले पद की जब भी आपको प्रधानता दिखे, जैसे यथासंभव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यथासंभव, यहाँ पर यथा की जो प्रधानता है। ठीक है, तो वो एक अब उपसर्ग भी है इसलिए उसकी प्रधानता भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अव्ययीभाव समास को ध्यान रखना है। इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों शब्द समान होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका तत्पुरुष समास, जिसमें क्या है, पहला पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब सेकंड पद की यहाँ पर प्रधानता होती है। और यहाँ पर स्पेशल एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर कारक चिन्ह मिलते हैं आपको। और आगे अगर पूछे कि तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो हमने पढ़े वो 6 भेद होते हैं। ठीक है, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर है आपका कर्मधारय समास, जिसमें क्या है, विशेषता बताई जाती है। अब देखिए, कर्म मतलब कर्म क्या है, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो लोग उसके बारे में बोलते हैं कि हाँ वो अच्छे काम करता है, उसने अच्छे कर्म किए होंगे, तो वो आपकी एक विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से रिलेट करके भी आप याद कर सकते हो। तो जो शब्द विशेषता बताएं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, पूर्व पद की जो विशेषता बताए दूसरा पद, तो वो वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे अधमरा, महापुरुष। ठीक है, कोई पुरुष है वो महान है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर 2 शब्द मिलेंगे आपको, है जो का यूज़ होगा जब आप विग्रह करोगे किसी समास शब्द का, और या फिर के समान आएगा। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व में आपको मैंने बताया था कि जब दोनों अपोजिट हो एक दूसरे के, तो तभी उनमें द्वंद्व शुरू होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ईजी है, तो उसको ध्यान रखना है। आगे है आपका द्विगु समास, जो कि संख्यावाचक है, या मतलब कि इसमें संख्या की क्या है, प्रधानता होगी। जहाँ पर भी आपको संख्या वाला शब्द मिले तो वो आपका द्विगु समास होगा। फिर आपका बहुब्रेय समास, जहाँ पर आपको ना पहले पद की प्रधानता दिखे ना दूसरे पद की प्रधानता दिखे, कोई तीसरा ही पद वहाँ पर अपनी विशेषता दिखा रहा हो, तो वो आपका बहुब्रेय समास होगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने आपको ट्रिक से बताया कि आप कैसे याद रख सकते हो। तो आई होप आपको जिस तरीके से मैंने बताया है, ये 6 के 6 पार्ट्स मैंने जैसे आपको बताए हैं समास के, वो बहुत अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। आप इनको एक लाइन में याद रख सकते हो। अव्ययी भाव समास, जिसमें अवयव हो मतलब आगे क्या है, आपके उपसर्ग लगे हों। तत्पुरुष, जिसमें क्या है, आपके कारक लगे हों। ठीक है, कर्मधारय, जिसमें कर्म की विशेषता यानी कि विशेषता बताई गई हो जिस शब्द में। द्वंद्व, यानी कि जिनमें दोनों में आपस में युद्ध होता हो और दोनों अपोजिट हों। ठीक है, द्विगु समास, जिसमें संख्या दी गई हो। बहुब्रीय, जो कोई तीसरा, मतलब जैसे बहू किसी दूसरे घर से आती है अपने घर में, तो वो थर्ड पार्टी है एक तरह से स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से जो बाहर से, यानी कि जो तीसरा शब्द अपनी प्रधानता दिखाए, तो वो वहाँ पर बहुब्रीय समास होता है। ठीक है, आपको इनको बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, आप समास कभी नहीं भूलोगे, आई एम श्योर। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी जेबीटी की तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो अच्छी बात है, नहीं किया तो वो जल्दी से फॉर्म को अपने फिल कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी मतलब डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।